जय हिंद दोस्तों। क्या नया वेतन आयोग आने से गरीब मजदूरों और प्राइवेट नौकरी करने वालों की सैलरी बढ़ जाएगी? क्या नया वेतन आयोग आने से महंगाई कम हो जाएगी? क्या नया वेतन आयोग आने से आपके सपने पूरे हो जाएंगे? क्या नया वेतन आयोग आने से देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? मीडिया की हेडलाइंस को देखकर तो लगता है जैसे देश का हर परिवार रातों रात अमीर होने वाला है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर इस बड़े नंबर के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छिपा है जिसकी आपको चर्चा भी नहीं की जाती होगी? आज के इस वीडियो में हम एक एक करके इन सभी सवालों का वो सच आपको बताने वाला हूं जो शायद आपको मीडिया वाले कभी नहीं बताएंगे। दोस्तों जरा सोचो, आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में लगा है। जब वो सरकारी नौकरी में लगा था तब उनकी सैलरी मान लो 7,000 रुपये थी, और आज 2026 में वही पोस्ट, वही जिम्मेदारी, वही काम, लेकिन सैलरी है 20,000 रुपये। या हमारे नए वेतन आयोग के आने के बाद सैलरी 40 से 50,000 भी हो सकती है। एक पल के लिए सुनने में कितना अच्छा लगता है, पैसा डबल, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। सोचो, जब वो सरकारी नौकरी में लगे थे तो उनकी सैलरी, पहली सैलरी लेकर उन्होंने कैसा महसूस किया होगा और कितने सपने सोचे होंगे उस एक सैलरी से। और आज इतने सालों बाद जब नंबर कई गुना बड़ा दिखता है तो लगता है जिंदगी बहुत आसान हो गई है। दोस्तों, अर्थशास्त्र में एक टर्म है जिसे मनी इल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब है कि जब हमारे हाथ में ज्यादा कैश आता है तो हमारा दिमाग हमें यह यकीन दिला देता है कि हम अमीर हो गए हैं। हम सिर्फ नंबर देखते हैं, हम यह नहीं देखते कि कितना सामान खरीद पाएंगे इससे। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक सवाल है जो आपसे कोई नहीं पूछता। सैलरी बढ़ी, लेकिन क्या असली जिंदगी भी उतनी ही आसान हुई है? क्या आज भी उतने ही पैसों से उतना ही सुकून खरीदा जा सकता है जितना 10 साल पहले खरीदा जा सकता था? आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की, जिसकी वजह से लाखों सरकारी कर्मचारियों के घरों में उम्मीद की लहर दौड़ रही है। हर घर में, हर ऑफिस में यही चर्चा है। लेकिन साथ ही हम बात करेंगे उस साइलेंट किलर की जो हर महीने चुपचाप बिना शोर मचाए आपकी सैलरी का एक हिस्सा खा जाता है, जिसका नाम है महंगाई। तो चलिए शुरू से समझते हैं इस पूरी कहानी को। भारत में हर 10 साल में एक पे कमीशन यानी वेतन आयोग बनता है, जो केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 65 से 68 लाख जो पेंशनर्स है उनकी सैलरी और पेंशन में बदलाव की सिफारिश करता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, और जब वो लागू हुआ था उसके बाद 8वां वेतन आयोग आने की चर्चा अभी चल रही है। कर्मचारी संगठनों ने उस पर सरकार से ये गुजारिश की है कि उसको जल्दी से जल्दी बनाया जा सके, उसका जल्दी से जल्दी गठन किया जा सके। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इसके गठन और इसके अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकती है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझिए जिसे ज़्यादातर लोग गलत समझ बैठते हैं। इस पूरे सिस्टम की जड़ है फिटमेंट फैक्टर, यानी निर्धारक कारक। यानी इस फैक्टर से आपकी पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। 7वें वेतन आयोग में ये फैक्टर था 2.57 था, जिससे मिनिमम बेसिक पे 7,000 से बढ़कर 18,000 हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संघ ने 3.83 तक के फैक्टर की मांग सरकार से की है। अगर ये लागू हुआ तो मिनिमम बेसिक पे 18,000 से बढ़कर लगभग 69,000 रुपये तक जा सकता है। जरा सोचिए, एक नंबर पर कितने घरों की उम्मीदें टिकी है। किसी की बेटी की शादी, किसी के बेटे की फीस, किसी का पुराना घर का सपना। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ प्रपोजल है, डिमांड है। कमीशन ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक फैक्टर तय नहीं किया है। ज़्यादातर एक्सपर्ट का अनुमान है कि फाइनल फैक्टर 1.9 से 2.8 के बीच रह सकता है। यानी जिस बड़े नंबर का सपना आज लाखों घरों में देखा जा रहा है,
हकीकत में वो शायद उतना बड़ा ना निकले। इसका रेफरेंस डेट आधार है जो वो 1 जनवरी 2026 है, यानी अगर बाद में भी लागू हुआ तो एरियर भी उसी तारीख से मिलेगा। लेकिन इतिहास बताता है कि 7वां वेतन आयोग भी रेफरेंस डेट से 7 महीने लेट हुआ था। तो 8वें वेतन आयोग के लिए भी उम्मीद है कि रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आएगी। असली सैलरी क्रेडिट होने में 2027 का अंत लग सकता है। तो शॉर्ट में करोड़ों परिवारों के लिए ये एक बड़ी उम्मीद की खबर है। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली कहानी। मेरा आपसे एक सवाल है, ये खुशखबरी किसके लिए है? भारत में वर्कफोर्स का कितना हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? लगभग 50 लाख। और भारत में कुल वर्कफोर्स जिसमें कर्मचारी और मजदूर दोनों आते हैं, उनका लगभग हिस्सा है 55 से 60 करोड़। मतलब सिर्फ बहुत कम हिस्सा, शायद 1% से भी कम हिस्सा, सिर्फ उन्हीं परिवारों को इस वेतन आयोग से खुशी मिलेगी। बाकी का विशाल मिडिल क्लास, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, छोटे बिजनेस चलाने वाले, गिग वर्कर जिसे हम ऑनलाइन डिलीवर करते हैं, उनके लिए कोई वेतन आयोग नहीं आता। शायद आप भी इसी 99% में से एक होंगे। जब आपका कोई भाई दोस्त जो सरकारी नौकरी में लगा है वो इस खबर पर खुश हो रहा हो और आप बस एक फीकी मुस्कान के साथ उसे देख रहे हो, क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ती है सिर्फ मार्केट की मर्जी से, कंपनी के मूड से। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी में लगना पसंद करते हैं। लेकिन जब आप न्यूज़ में सुनते हो 8वां वेतन आयोग आएगा, सैलरी दुगुनी होगी, तो ज़रा सोचना, क्या ये खबर आपके लिए भी उतनी ही राहत की है जितना एक सरकारी कर्मचारी के लिए है? यही वो जगह है जहां असली मुद्दा छुपा है, वो है महंगाई। क्योंकि जब सरकारी कर्मचारी की सैलरी नए वेतन आयोग के आने से बढ़ती है तो महंगाई भी उसी रफ्तार से बढ़ती है। एक नए वेतन आयोग के आने से एक आम आदमी की सैलरी कभी नहीं बढ़ती, उसको मिलता है सिर्फ और सिर्फ वही 300 रुपये। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब 50 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी एक साथ बढ़ती है तो मार्केट में अचानक मांग भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ जाती है। बाजार में पैसा ज़्यादा होता है तो सब्जी वाले, ऑटो कैब वाले दाम बढ़ा देते हैं और लोकल दुकानदार भी कीमतें उतनी ही ज़्यादा बढ़ा देता है। नतीजा, सरकारी कर्मचारी की बढ़ी हुई सैलरी का खामियाजा उस प्राइवेट नौकरी और मजदूरी करने वाले को भी भुगतना पड़ता है जिसकी सैलरी 1 रुपया भी नहीं बढ़ी। यानी वेतन आयोग सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को छोड़ नहीं देता, बल्कि उन पर महंगाई का एक्स्ट्रा बोझ डाल देता है। महंगाई यह नहीं देखती कि आप सरकारी हो या प्राइवेट हो, दोनों तरह के मिडिल क्लास को बराबर काटती है, बिना भेदभाव के, बिना छुट्टी के, बिना रुके। चलिए एक सरकारी कर्मचारी परिवार की कहानी समझते हैं। मान लीजिए 10 साल पहले किसी की सैलरी थी 30,000 रुपये महीना, आज वही व्यक्ति कमा रहा है 60,000 रुपये। सुनने में लगता है सैलरी डबल हो गई, जिंदगी भी बहुत आसान हो गई और बहुत ज़्यादा तरक्की भी हो गई। लेकिन असली सवाल ये है, 60,000 रुपये में आज उतनी ही चीज़ें खरीदी जा सकती है जितनी 10 साल पहले 30,000 रुपये में खरीदी जाती थी? जवाब है नहीं, क्योंकि हर साल महंगाई चुपचाप तरीके से बढ़ रही है। जैसे दूध, सब्जी, स्कूल फीस और घर का किराया, ये सब चीज़ें हर साल बढ़ती है। कभी 4% से हो, कभी 6%, कभी उससे भी ज़्यादा। को पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये कोई एक झटके में नहीं होता, ये सब धीरे धीरे बूंद बूंद करके होता है। जैसे कोई आपकी जेब में छेद कर दे और आप महीनों तक उस पर ध्यान भी न दो तो आपके साथ क्या होगा? और यही वो जगह है जहां असली गणित उलझ जाता है। सरकार डीए के जरिए, यानी डेयरनेस अलाउंस के जरिए, कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करती है। अभी डीए 55 से 60% तक के आसपास पहुंच रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले किसी भी शख्स के लिए ऐसा कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है
कि उसका डीए बढ़ सकता है। उनकी सैलरी अगर 8 से 10% भी बढ़े तो महंगाई भी 6 से 7% के आसपास रहे तो असली रियल ग्रोथ बचती है 2 से 3% और टैक्स काटने के बाद वो भी कम हो जाती है। यही है महंगाई का साइलेंट किलिंग गेम। ये बातें आपको कभी अखबार वाले और न्यूज़ वाले नहीं बताएंगे और ना ही कभी कोई इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, लेकिन ये हर महीने हर साल आपके सपनों को धीरे धीरे खत्म कर रही है। जैसे नया घर लेने का सपना, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का सपना, परिवार के लिए बचत का सपना और सबसे ज़रूरी बात, आपको महंगाई का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी है। और दोस्तों, इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है कर्ज यानी ईएमआई का जाल। आज का मिडिल क्लास परिवार बड़े फैसले, घर, गाड़ी, फोन सब ईएमआई पर लेता है। जरा याद कीजिए वो रात जब आपके फोन पर मैसेज आया कि आपकी ईएमआई बढ़ गई है। क्यों बढ़ी थी वो ईएमआई? क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई भी कई बार रेपो रेट बढ़ा देती है, जिससे आपकी होम लोन की ईएमआई भी बढ़ जाती है। यानी एक तरफ महंगाई और आपकी सैलरी की वैल्यू घटा रही है तो दूसरी तरफ बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर आपकी ईएमआई का बोझ हर बार बढ़ा रहा है। फिर आता है एजुकेशन का खर्च, स्कूल फीस, कोचिंग, कॉलेज, इनकी महंगाई दर आम कंज्यूमर महंगाई से भी तेज है। और हेल्थ केयर, एक भी बड़ी बीमारी पूरे परिवार की सालों की बचत मिनटों में खत्म कर सकती है। सोचिए कितनी रातें आपने और आपके परिवार ने अपने किसी के बीमार होने पर अस्पताल के बिल टेंशन में जाकर काटी होगी। तो जब आप एक तरफ 8वें वेतन आयोग की हेडलाइन पढ़ते हो, फिटमेंट फैक्टर से सैलरी होगी डबल, तो दूसरी तरफ ये भी याद रखिए कि डीए हर बार लागू करने के बाद 0 से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे महंगाई के साथ फिर से बढ़ता है। यानी नॉमिनल नंबर बड़ा दिखता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आपकी असली खरीद क्षमता उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं 8वां वेतन आयोग बुरी खबर है, नहीं। जिन लाखों परिवारों को इसका फायदा मिलेगा उनके लिए ये राहत भरी है और ये सही भी है। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक और समझदार मिडिल क्लास इंसान होने के नाते हमें 2 चीज़ें समझनी होगी। पहली, कोई भी सैलरी नंबर चाहे वो कितना भी बड़ा दिखे, उसे हमेशा महंगाई के चश्मे से देखिए। नॉमिनल सैलरी ग्रोथ नहीं, रियल सैलरी ग्रोथ के हिसाब से देखिए। यानी महंगाई घटाकर जो बचता है वही असली पैमाना है। और दूसरी, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट सेक्टर में, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ सैलरी बढ़ने की खबरों पर निर्भर मत रखिए। इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, ये वो चीज़ें हैं जो असल में महंगाई के इस साइलेंट अटैक से आपको बचाती है। क्योंकि सच्चाई यही है, सरकार आपकी सैलरी बढ़ा सकती है, वेतन आयोग बना सकती है, डीए रिवाइज कर सकती है, लेकिन महंगाई से लड़ने की असली जिम्मेदारी आखिर में आपकी अपनी समझदारी पर ही आती है। हमें यह भी समझना होगा कि सरकार यह पैसा अपनी जेब से नहीं देती। वेतन आयोग लागू करने के लिए सरकार को लाखों करोड़ों रुपए के अतिरिक्त बजट की ज़रूरत होती है। यह पैसा अंततः देश के विकास जैसे सड़क, अस्पताल, स्कूल बजट को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। फिर सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी के जरिए जनता की जेब से ही निकालना पड़ता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सुने कि 8वें वेतन आयोग से सैलरी होगी डबल ट्रिपल, तो सिर्फ हेडलाइन पर मत खुश होना। आपने आपसे एक सवाल पूछना, क्या फिटमेंट फैक्टर फाइनल हुआ है, कब लागू होगा, और सबसे ज़रूरी, महंगाई की रफ्तार के आगे ये बढ़ोतरी रुकेगी भी या नहीं। अगर आप चाहते हैं समाज में हमें ऐसे ही मुद्दे उठाने चाहिए जो मीडिया और अखबार वाले कभी नहीं उठाते, तो प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।